हेलो स्टूडेंट्स। सो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी इसकी। हमने इसकी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई हमने पढ़ लिया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया था, और डेंसिटी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमारी, देखो फर्स्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है अगर हम बात करें तो क्या है। नॉर्मली हम सिर्फ यही कहेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट क्लोजली bound electron from an isolated gaseous state. From an isolated gaseous atom, ठीक है। नॉर्मली हम यही कहते हैं ना कि किसी भी एटम्स का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास एटम होगा वो कैसा होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा या गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना, जैसे हाँ एम हमारे पास कोई भी मेटल है गैसियस स्टेट के अंदर, और यहाँ से क्या होगा, हम इसे एनर्जी देंगे, हमारी कोई एक एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, एम पॉजिटिव हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट एटम होता है हमारा साइज ऑफ एटम, हमारे पास कि किसी भी एटम का साइज़ कैसा है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसे कितनी रिक्वायर हो रही है हमारी, ठीक है। दूसरा हम ये कहेंगे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमारे पास, कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है हमारे पास। मैंने लास्ट उसमें बताया था आप लोगों को कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास, तो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी एटम का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो भी बताएगा कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे यहाँ पर होते हैं, जेड इफेक्टिव हमारा जो क्या होता है हमारे पास, टोटल न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली क्या कहते हैं हम, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या करते हैं हम, जेड माइनस एस बनाते हैं ना। तो यहाँ पर जेड हमारा क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जो एस हमारे पास होता है ये क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारे पास होता है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, किसी भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट कितना आ रहा है हमारे पास, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास। और लास्ट जो पॉइंट है होगा हमारे पास जो इनको इफ़ेक्ट करेगा वो हमारे पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से अरेंज है हमारे पास। तो ये क्या बताएंगे, ये सारे मेन फैक्टर हैं, 5 हमारे पास टोटल पॉइंट आते हैं जो क्या डिसाइड करते हैं कि किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, ठीक है। तो ये सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक के अंदर कि डी ब्लॉक में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पर,
तो देखो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अगर जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है किसी भी मेटल से, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है हमारे पास, तो वो उसकी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी हमारी। उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है हमारे पास, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें एम पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी हमारे पास। थर्ड आयनाइजेशन हमें और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी मेटल अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, मीन्स वो क्या कर रही है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। और अगर कोई भी स्टेबल होने को जा रहा है तो उसे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक बार स्टेबल आने के बाद तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से तो देखो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पर हमारे पास, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है डी ब्लॉक की, हमेशा ध्यान रखना हमेशा हायर होती है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल, यहाँ पर सिंपल एस यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन, हमें पता है क्या है, एस आता है हमारे पास, डी और यहाँ पर हमारा पी, इस तरीके से अरेंज है हमारे पास तीनों ब्लॉक यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर होगी एस ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन हमेशा क्या रहेगी, लेसर रहेगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है, क्लियर है यहाँ से कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर रहेगी हमारे एस ब्लॉक से, और जो पी ब्लॉक है उससे क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी हमारी। ठीक है, और अगर हम सिंपल में बात करें यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है जब हम एक सीरीज के अंदर मूव करते हैं। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें, तो हम जैसे जैसे मूव करेंगे पीरियड के अलोंग, तो वहाँ पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम दूसरी बात ये देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है, एस और पी ब्लॉक, यहाँ पर अगर हम इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें डी ब्लॉक एलिमेंट से या ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो यहाँ पर जो दो डी ब्लॉक के बीच का जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा बहुत कम रहेगा हमारा। लेकिन जब हम एस और पी की बात करें यहाँ पर, तो ये डिफरेंस हमारे पास क्या रहता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लगा सकते हो कि एस को हम डी के कंपेयर में अगर यहाँ पर डालते हैं तो ये कम जो डिफरेंस रहेगा ये कैसा रहेगा, मोर रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। सेम हमारा डी और पी के केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब हम दो डी ब्लॉक की आपस में दो सीरीज़ का कंपेयर करते हैं तो वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा लेस रहेगा। सेम हमारे पास एस और पी का केस भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। सिर्फ डी की अगर दो सीरीज लेके हम उनका कंपेयर आपस में करते हैं तो वो डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस रहेगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ से हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो हमने सिंपल तो ये कह दिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है हमारे पास। ठीक है, इंक्रीज तो कर गई, लेकिन अब ये फैक्टर कौन सा है यहाँ पर अगर हम देखें, देखो सिंपल सी बात ये कहेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है हमारा, वो क्यों कर रही है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर रही है, हमारे पास इंक्रीज कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज़्यादा होगा यहाँ से, तो जो न्यूक्लियस होगा उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या ये कह सकते हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की से। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यही कहेंगे ना कि हमारे पास क्या होनी चाहिए कि एस से लेके जिंक तक हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक बात याद करें, हमने क्या बताया था कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है, इनर डी ऑर्बिटल हमारे पास होती है। ठीक है, और आउटर कौन सी होगी हमारे पास, एस ऑर्बिटल यूज हो रही है यहाँ पर। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं सारे के सारे वो क्या हो रहे हैं, इस डी ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहे हैं। और इस डी ऑर्बिटल के अंदर फिल होने की वजह से जो ये आउटर ऑर्बिटल है ये क्या हो रही है, मोर शिल्डेड होती जा रही है। और जैसे जैसे ये जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये उतने ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, शिल्डेड होती जाएगी यहाँ से।
तो क्या हो जाएगा कि जो ये न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हुआ था यहाँ पर, अब वो क्या हो जाएगा, इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास अपोज हो जाएगा। और यही मेन वजह है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज ही होनी चाहिए थी, वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं स्लोली इंक्रीज हो स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, एक पीरियड के अंदर। देखो सिंपल सा इतना ध्यान रखो सिर्फ यहाँ पर कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी थी वो इंक्रीज ही होती जानी चाहिए थी सॉरी, इंक्रीज ही होती जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहे हैं। और हमें पता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास। और यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, NS है, तो ये तो पहले ही फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसमें। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहे हैं। और अगर इनर डी ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे तो यहाँ से ये क्या होते जाएंगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये सील्डेड होते चले जाएंगे। और ये जितने ज़्यादा सील्डेड होंगे न्यूक्लियस पे इनका इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। और इस वजह से क्या हो जाएगा, जो ये सील्डिंग इफेक्ट है ये अपोज करेगा न्यूक्लियर चार्ज को। और यहाँ से क्या होगा, जो इंक्रीज ज़्यादा होना चाहिए था वो इंक्रीज कैसा होगा, बहुत स्लो होगा या धीरे धीरे इंक्रीज होगा वहाँ पर। ठीक है, बहुत कम इंक्रीज होगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। अगर दूसरा हम यहाँ पर बात करें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, हम 3D 4D और 5D, अब हम ग्रुप के अलोंग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो पीरियड के अलोंग हो गया हमारा। अब अगर हम ग्रुप के अलोंग यहाँ पर देखें तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की वो सबसे ज़्यादा होती है 3D और 4D से। ऐसा क्यों है, देखो ये हमारी फर्स्ट सीरीज है, ये हमारी सेकंड सीरीज है, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड सीरीज है यहाँ पर। तो जो थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू 3D और 4D हमारे पास। और ऐसा क्यों होता है हमारा, मेनली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम थर्ड सीरीज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, F ब्लॉक एंटर हो गए हमारे पास, F सब सेल की एंट्री हो चुकी है यहाँ से। और इस F सब सेल की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या है, वो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो देखो अलोंग दी पीरियड हम क्या कहते हैं, इंक्रीज होता है। अलोंग दी ग्रुप भी हमारा दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इंक्रीज है वो कैसा जा रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना 5D के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, F इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारा। क्लियर है यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब मेटेलिक करैक्टर हमारे पास कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो देखो हमने पहले ही बता दिया कि जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारी की सारी कैसी है, हार्ड मेटल है, मेटल्स होती हैं। तो हमें पता है कि अगर हमने सिंपल पढ़ा, डेंसिटी हमारी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है हमारे पास इनकी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी होती है इनकी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर थर्मल हो गई हमारे पास और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था डक्टिलिटी भी या कैसे होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, वो भी हमारे पास हाई होती है इसकी। ठीक है, डक्टिलिटी भी रहती है हमारे पास, हाई डक्टिलिटी रहती है। दूसरा मेलिएबिलिटी भी हमारे पास हाई होती है। तो ये सारी की सारी जो फैक्टर हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो डिफाइन करते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होती हैं, मेटल होती हैं हमारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये हमारी हार्ड मेटल होती हैं या सॉफ्ट मेटल होती है। देखो हार्ड और सॉफ्ट का डिपेंड करता है कि किसी भी मेटल जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है उस बात के ऊपर कि वो कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रही है, उसी बेस पे वो बताएगा कि हमारी कोई भी मेटल कैसी है, हार्ड है हमारे पास या स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें
देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने बताया था जिंक हुआ हमारे पास, कैडमियम हुआ और मरकरी हुआ। ये सिर्फ 3 ऐसे एक्सेप्शन केस थे। मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि ये तीनों केस क्या है, डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होने के कारण डी ब्लॉक में है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सभी एटम से या एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है हमारे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली यही वजह है हमारे पास कि ये क्या होते हैं, मच हार्डर। हमारे पास जो बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हार्डर होते हैं, इनसे लेस वोलेटाइल होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर कह सके, हमने पढ़ा था मरकरी जो हमारे पास है ये रूम टेम्परेचर पे हमें पता है लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सॉफ्ट हैं लेकिन किस फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे हमेशा हमारे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि जो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास मेटल हैं, तो हमने बता दिया कि हार्ड मेटल हैं और ये बाकी हमारी 2-3 सॉफ्ट मेटल हैं। तो जो ये हार्ड मेटल है ये इनकी क्या, किस वजह से आ रही है, जो इनकी लैटिस स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है हमारे पास उसकी वजह से बताता है कि ये हमारे पास हार्ड मेटल। अगर हम नॉर्मल देखें तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी क्या रहेगी, या तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर रहेगी हमारे पास, क्या रहेगी हमारी HCP हमारे पास, या क्या रहेगी हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर रहेगी हमारी, क्लोज पैक CCP हमारी। ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या रहेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रहेगी, सेंटर्ड क्यूबिक हमारी 20। मेनली क्या है, जितने भी जो एलिमेंट उनकी जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो या तो HCP रहेगी या CCP या BCC रहेगी। और यही वजह है कि ये सारी की सारी लैटिस जो स्ट्रक्चर होती हैं नॉर्मली हमें पता है कि ये क्या करती हैं, जितनी भी होंगी सबको क्या देंगी, स्ट्रेंथ देंगी यहाँ से, और इसी वजह से क्या होता है, एक क्लोज अरेंजमेंट हो रही है सभी मेटल्स की, और वहीं की वजह से, इसी की वजह से क्या है, सारी की सारी मेटल कैसी होती हैं, हार्ड रहती हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी वो थी। यहाँ पर ध्यान रखना कुछ सिर्फ हैं जो क्या करती हैं, जैसे Mn हो गया, Zn, Cd और Hg, ये सारे के सारे क्या करती हैं, एक से ज़्यादा मोर टिपिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा तो वही हो जाएगी। देखो यहाँ पर तो ऐसे देखें तो स्कैंडियम भी हो गई, टाइटेनियम भी हो गई, ये 2 से ज़्यादा कर देती हैं। जिंक जो होगी हमारे पास ये एक टेट्राहेड्रल भी शो करती है, और दूसरा हमारा HCP को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना एक बार कि कुछ हैं, सिर्फ इनको छोड़ के क्या करेंगे, बाकी सारी की सारी एक से ज़्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि HCCP होगा, CCP भी होगा, या किसी में CCP BCC होगा यहाँ पर, लेकिन सिर्फ ये 4 जो होंगे ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही मेटेलिक स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। दूसरा देखो, अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, हमने क्या बताया था कि अगर हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, स्लोली डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नॉर्मल तो हम ये कहते हैं इंक्रीज होता है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन, लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। इतना फास्ट इंक्रीज जितना होना चाहिए था उतना होता नहीं है हमारे पास, स्लो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा इस स्लो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, या फिर हम ये कह सकते हैं जो लो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितनी वैकेंट ऑर्बिटल हैं इन द आउटर मोस्ट सेल, कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितनी वैकेंट ऑर्बिटल हैं, और दूसरा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, रिलेटिव आयनाइजेशन एनर्जी, वही क्या बताएगा कि उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है ट्रांजिशन मेटल का वो कैसा होगा यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो वो पॉइंट सजेस्ट करता है कि जो हार्डनेस है वो क्या बता रही है कि इसके बीच में जो बॉन्डिंग है, मेटल बॉन्डिंग जो हो रही है वो कैसी हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं दूसरी मेटल कह सकते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, और इस वजह से वो क्या होता जाएगा,
जो बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे यहाँ से। और अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेटल भी कैसी होती चली जाएगी, हार्ड होती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ से, तो सिंपल सी बात है दूसरी मेटल के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी हमारे पास इनकी। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। मेनली सिर्फ ध्यान रख लेना कि एटमाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगी हमारे पास। क्लियर है यहाँ से? तो एटमाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है यहाँ से? दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो जो लास्ट में अगर हम जा रहे हैं यहाँ से, अगर हम बात करें मिडल की, तो देखो मिडल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन भी रहेगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। और अगर हम देखें तो क्रोमियम हमारा होता है जिसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि क्या रहता है 3d5 4s1 है हमारे पास यहाँ। और इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो एक s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया हमारे पास, डी के अंदर मूव। नॉर्मल क्या होने थे 3d4 4s2 हमारे पास होनी थी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, डी के अंदर जा रहा है। और इसी वजह से क्या हो जाता है 3d5 4s1 हो जाती है। तो इसी के अंदर इस वजह से क्रोमियम क्या है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो क्या रहते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या होगा हमारा, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड उतने ही ज़्यादा ग्रेटर क्या रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो हमारा, नंबर ऑफ बॉन्ड। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उतनी ही क्या हो जाएगी, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। यहाँ से क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। और अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेटल हमारे पास क्या आ जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या निकलता है, मेन कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। ठीक है। तो सिंपल सी हो गए यहाँ से। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? हाँ देखो, जैसे जैसे हम मैग्नीज के बाद मूव करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, मेटल हार्ड हो जाएगी हमारी मेटल यहाँ से। क्लियर है हमारे पास?